everyone, welcome to Poly's Psychology. I hope you all are doing good. So we are continuing with the Robert Barron and Misra Psychology series, जहाँ पे कि हम चैप्टर 1 ख़त्म करके चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं. एंड चैप्टर 2 थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, तो ऑफ कोर्स हम इसे पार्ट वाइज पढ़ेंगे. एंड द चैप्टर्स नेम इज़ बायोलॉजी, कल्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर. सो जब हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, यू शुड क्विकली क्रिएट अ माइंड मैप जहाँ पे कि आप ये समझ सकें कि इस चैप्टर के अंदर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर में हम डील करेंगे थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों से. बायोलॉजी का मतलब है कि वी आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वी नो दैट. लेकिन बायोलॉजी के बिना साइकोलॉजी पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो इसी के लिए हम थोड़ा सा बायोलॉजी पे कंसंट्रेट करेंगे. उसके बाद हम कल्चर वाले पार्ट में जाएंगे कि कल्चर का क्या रोल है ह्यूमन बिहेवियर में. एंड देन ऑफ कोर्स वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर इन दिस चैप्टर. सो if you are new to this channel, I request you to please click on the subscribe button below. इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी होती हूँ. और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, वीडियो के एंडिंग में अगर आपको लगा कि आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड आई मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ सो दैट इट्स गोना हेल्प यू. मैं यहाँ पर अपने हैंड रिटन नोट्स को दिखा करके आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, रिविजन काइंड रहेगा. सो आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस. सो लेट्स begin with the chapter. So the chapter's name is Biology, Culture and Human Behavior. Now, everything we think, feel or do, everything, remember, कुछ भी जो चीज़ हम सोचते हैं, करते हैं या feel करते हैं, has an important basis in biological processes and events. This sentence is very important to start this chapter. Everything that we think, कुछ भी, अभी आप बैठे हैं, आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अभी आप बैठ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका बेस बायोलॉजी में है, उसका बेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल इवेंट से जुड़ा हुआ है. तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस और इवेंट से मैं क्या मीन कर रही हूँ? यस, you guessed it right. It is our nervous system and the brain which is controlling all these things that we are doing, feeling or we are sitting, seeing, reading. ये सब कैसे coordinate हो रहा है? हम क्यों कहते हैं कि ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. द ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. इसलिए कहते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाय द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम. दैट्स वाई हमें साइकोलॉजी को समझने के लिए भी, साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट माइंड. हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फीलिंग, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन में क्यों आता है, हमने ऐसा क्यों फील किया, या हमें एंग्शियसनेस क्यों हुआ, या हम खुश क्यों हुए, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. तो ये क्या है? ये सारी फीलिंग्स हैं, एक ह्यूमन बीइंग का फीलिंग्स है, और ये फीलिंग्स जुड़ा हुआ है हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से. तो इसी के लिए साइकोलॉजी में ब्रेन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम को समझना भी ज़रूरी है. बट दैट डजंट मीन दैट वी विल रीड अ लॉट अबाउट बायोलॉजी, बट स्टिल हम एक एम्पल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. सो नाउ ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे आपको समझ में आएगा कि जब भी हम कोई चीज़ फील कर रहे हैं या हमारे अंदर किस टाइप के केमिकल चेंजेस के वजह से वो चीज़ हमारे ह्यूमन बिहेवियर में अफेक्ट हो सकता है. नाउ दैट्स नॉट जस्ट ऑल, आई मीन सिर्फ बायोलॉजिकल रीजंस नहीं होते एक पर्सन के एक पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे. There are also some environmental and cultural practices that significantly shape human behavior. इसी के लिए इस चैप्टर का नाम में इंक्लूडेड है कि बायोलॉजी एज वेल एज कल्चर. तो कल्चर क्या है? कल्चर वही है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं. तो ये सारी चीज़ें कैसे एक पर्सन के ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. Now the first topic to start this chapter is neurons. Neurons क्या होता है? अगर
आपने 11th-12th में साइकोलॉजी लिया होगा, या नहीं भी अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या साइंस से नहीं हैं तो 10th तक भी आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि न्यूरॉन्स क्या होता है. न्यूरॉन्स इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स को हम नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं क्योंकि न्यूरॉन से ही एंटायरली नर्वस सिस्टम बना हुआ है. दीज आर द सेल्स विद इन आर बॉडीज, दोज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द tasks of receiving, moving and processing the information. And what is that information? जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, हम जो कुछ भी चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, फील करते हैं, ये सारी चीज़ें, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इसको रिसीव करना, समझना, ट्रांसमिट करना और ट्रांसफॉर्म करना ह्यूमन बिहेवियर में, वो सारी चीज़ों में स्पेशलाइज्ड हैं हमारे ये सेल्स जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स. एंड दीज न्यूरॉन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. नाउ ह्यूमन ब्रेन हैज़ गॉट मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स. तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका साइज किस टाइप का होगा. ये इतने सारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं, हमारे ह्यूमन ब्रेन में मौजूद हैं, लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हम कह सकते हैं. एंड दीज न्यूरॉन्स दे वैरी in shape, form, but they all of these neurons they possess one basic structure. इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में कई तरीके के न्यूरॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं बता रही हूँ कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे न्यूरॉन्स मौजूद होंगे. लेकिन उनमें सभी में, उन सारे न्यूरॉन्स में एक कॉमन बात जो है, वो कॉमन बात ये होता है कि हर एक न्यूरॉन का एक सेल बॉडी होता है, एक एक्सन होता है और वन और मोर डेंड्राइट्स. तो साइड वाले पेज में आप देख सकते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो वहाँ पे सेल बॉडी है, वहाँ पे एक्सॉन है, एक्सॉन जो लंबा वाला पार्ट है, एंड डेंड्राइट्स है, द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स. सो अगर मैं आपको न्यूरॉन्स डिफाइन करने को बोलूँ तो आप उसे इस कदर डिफाइन कर सकते हैं कि दो सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम or the basic building blocks of the nervous system is known as a neuron or neurons. So I hope that till this part you all are clear कि neurons क्या होता है. Now आपके पास अगर बैरन का बुक होगा, आपके पास मौजूद होगा, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक बुक है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सिंप्लीफाइड करके समझाऊँ ताकि आपको बेसिक थिंग जो है उस चैप्टर का वो आपको समझ में आ जाए. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट बेसिक थिंग यू कैन रिवाइज इट ऑन योर ओन. और आप मेरा नोट्स भी देख के रिवाइज कर सकते हैं. तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाने की कोशिश करती हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ अच्छा भी लगता है. सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा. Now let's look at the basic structure of a neuron. यहाँ पर मैंने न्यूरॉन ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एक सेल बॉडी है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है न्यूरॉन में. दैट इज नोन एज द सेल बॉडी. एंड द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जो एकदम से फैले हुए हैं, बीच में से फैले हुए हैं, दोज आर नोन एज डेंड्राइट्स. दीज आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल टूवर्ड द सेल बॉडी. ओके, अभी आपको ये एक्शन पोटेंशियल के बारे में समझ में नहीं आएगा, आगे में हम वो टॉपिक को देखेंगे. तो बस इतना समझ जाइए कि इसी डेंड्राइट्स का यूज़ करके एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसको सेल बॉडी की ओर खींचते हैं, मतलब बाहर से अंदर तरफ आता है. एक्शन पोटेंशियल का जो पैटर्न है, बाहर से सेल बॉडी की ओर वो आता है एक्शन पोटेंशियल का पैटर्न. सो डेंड्राइट्स का यूज़ करके ये होता है. जो बीच का डेंड्राइट्स और सेल बॉडी के नीचे आप देखिए, वहाँ पे आपको लॉन्ग एकदम एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिखेगा. दैट इज़ नोन एज एक्सॉन. एक्सॉन इज़ द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंडक्ट्स एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. डेंड्राइट्स क्या करता है? डेंड्राइट्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्ट करता है एक्शन पोटेंशियल का, और एक्सन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. तो सेल बॉडी से नीचे आ रहा है, तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेल बॉडी से बाहर तरफ आ रहा है, मतलब सेल बॉडी के नीचे से वो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट कर रहा है. नाउ एक्सॉन को एक कवरिंग आप देख सकते हैं, एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग लगा हुआ है. दैट कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीथ, एंड माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ फैटी मटीरियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लाइयल सेल्स.
ग्लायल सेल्स क्या होता है? ग्लायल सेल्स दे सराउंड, सपोर्ट, प्रोटेक्ट न्यूरॉन एंड ऑल्सो दे मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वो बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि हमारा ब्रेन में जो ब्लड है वो आगे पीछे ना हो जाए, कोई दूसरे न्यूरॉन में ना चला जाए। इस चीज़ के लिए वो ग्लायल सेल्स का मौजूद होना बहुत नेसेसरी है। और वो माइलिन शीथ में इट इज़ प्रोड्यूस्ड, माइलिन शीथ में ग्लायल सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं वो फैटी मटेरियल एंड दैट माइलिन शीथ इज क्रिएटेड। नेक्स्ट, जो माइलिन शीथ के बीच में आप एक मतलब पैटर्न सा देख सकते हैं, एक कर्व देख सकते हैं, तो वो बीच में क्यों अचानक से रुक गया है? वो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द नोड्स ऑफ रैनवियर। जहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है, दैट कर्व इज नोन एज द नोड्स ऑफ रैनवियर। कर्व के एंडिंग में पूरा लास्ट में आ जाते हैं नीचे की तरफ एक्सॉन के नीचे की तरफ हम कहते हैं उसे एक्सॉन टर्मिनल, मतलब ख़त्म होता है जहाँ पे एक्सॉन, तो एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल के भी नीचे में कुछ एकदम सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, दैट इज नोन एज द एक्सॉन टर्मिनल बटन्स। नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन दैट कंटेन ट्रांसमिटर सब्सटेंस और द न्यूरोट्रांसमिटर। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्सॉन टर्मिनल में हमारा न्यूरोट्रांसमिटर मौजूद होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक न्यूरॉन बनाया है और ये तो सिर्फ एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स लग के काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जब ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे न्यूरॉन्स होंगे। तो एक न्यूरॉन जैसे ही ख़त्म होता है दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होने लगता है। तो जब दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है और एक न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल हो रहा है, उन दोनों के बीच वाले स्पेस को हम साइनैप्स कहते हैं। इट इज़ द रीजन वेयर एक्शन ऑफ वन न्यूरॉन closely approaches other neurons or the cells. So I hope that you are clear with the basic structure of the neuron and आपको इन सभी parts के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा। After the structure of neurons, let us move to the basic functions of neurons. तो neurons के दो तरीके के functions होते हैं। First is communication within the neurons, जहाँ पे कि हम ग्रेडेड और एक्शन पोटेंशियल्स देखते हैं। सेकेंड इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स, जिसे साइनैप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। पूरा पढ़ाने से पहले मैं आपको रफ आइडिया दे दूं कि कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन्स का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, उसके अंदर कैसे कम्युनिकेशन या कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है वो हम फर्स्ट पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स का मतलब है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे इंफॉर्मेशन इधर से उधर होता है। तो जो विद इन द न्यूरॉन है, मतलब एक न्यूरॉन के अंदर में दो टाइप के चीज़ें हम देखते हैं, दो टाइप का पैटर्न जो है वो है ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। नाउ जब न्यूरॉन, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि जो भी न्यूरॉन के अंदर में, एक न्यूरॉन के अंदर में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। लेट्स फोकस। न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है, व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट, न्यूरॉन के अंदर में हल्का सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, और वो हल्का सा नेगेटिव में होता है एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसी के लिए वोल्ट्स का इस्तेमाल होता है। और न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्ट में है, उसके अंदर हल्का सा इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज होता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट्स। और ये चार्ज किधर मौजूद है? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जहाँ आपने सेल बॉडी देखा, वहीं जो उसके साइड जो मेम्ब्रेन बना हुआ है, वहीं पर ये नेगेटिव चार्ज रहता है। इट इज़ वेरी टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। नाउ यू विल हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड कि ये चार्ज आया कहाँ से? Due to the presence of several types of ions that exist in different concentrations outside and inside of the neurons, this charge is created inside the cell membrane. इसका मतलब है कि क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स के सेल्स में, न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन में और न्यूरॉन्स के आसपास में इतने सेवरल टाइप्स ऑफ आयन्स होते हैं जिनमें चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के वजह से outside the cell body, outside the cell membrane and inside the cell membrane, this charge is created. तो जब resting potential होता है, न्यूरॉन actively pumps out the positively charged ions. मैंने आपको बताया कि
जब न्यूरॉन रेस्ट में रहता है उसके अंदर एक टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है विच इज अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट्स। तो ये चार्ज कहाँ से आया? क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल में न्यूरॉन खुद न्यूरॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को बाहर की ओर पंप कर देता है। इसी वजह से उसके अंदर जो है रेस्टिंग मतलब स्टेज में उसके अंदर में हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये एक मतलब ये कोई बॉडी मतलब हम नहीं करते या कुछ किसी चीज़ के वजह से नहीं, न्यूरॉन खुद एक्टिवली वो पंप आउट कर देता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को। इसी के लिए उसके अंदर में न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के अंदर में हल्का सा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज ग्रेडेड पोटेंशियल। What is graded potential? It is a basic type of signal within neurons that result from physical stimulation of the dendrite or cell body. Graded potential एक बेसिक तरीके का एक सिग्नल है। हमारे न्यूरॉन्स में कई तरीके के सिग्नल्स होते हैं और न्यूरॉन्स में क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, मूव होता है, ट्रांसमिट होता है, तो यही ग्रेडेड पोटेंशियल एक बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल है जो कि विद इन न्यूरॉन्स होता है। रिमेंबर, विद इन न्यूरॉन्स, नॉट बिटवीन न्यूरॉन्स। इट इज अकरिंग विद इन वन न्यूरॉन। एक ही न्यूरॉन के अंदर में एक बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल होता है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द फिजिकल स्टिम्युलेशन ऑफ द डेंड्राइट और द सेल बॉडी। तो किसी तरीके का एक फिजिकल स्टिम्युलेशन होता है, बाहर का स्टिम्युलेशन होता है। रिमेंबर, दैट इज फिजिकल। किस चीज में? आइदर वो न्यूरॉन के डेंड्राइट में होता है या फिर न्यूरॉन के सेल बॉडी में होता है। उसी वजह से एक बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल क्रिएट होता है एंड दैट इज नोन एज ग्रेडेड पोटेंशियल। रिमेंबर, डेंड्राइट और सेल बॉडी में जब किसी टाइप का फिजिकल स्टिम्युलेशन होता है, अ बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल इज क्रिएटेड विद इन द न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के अंदर में, जिसे हम ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। नाउ दिस वैरीज इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द स्टिमुलस दैट प्रोड्यूस देम। अगर ग्रेटर स्टिमुलेशन हुआ है, ग्रेटर साइज है, तो जो सिग्नल है वो भी ग्रेटर होगा, और अगर कम है तो कम प्रोड्यूस होगा। ग्रेडेड पोटेंशियल टेंड टू वीकन क्विकली एंड दे कन्वे इंफॉर्मेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एकदम विद इन द स्नैप ऑफ एन आई, उससे भी ज़्यादा जल्दी होता है। तो इसी के लिए उसका पावर जो है वो बहुत जल्दी मतलब क्विकली वीकन हो जाता है एंड दे आर एबल टू कन्वे इंफॉर्मेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। क्योंकि ग्रेडेड पोटेंशियल बहुत जल्द वीक हो जाता है तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। आप रिमेंबर कीजिए, मैंने आपको बताया कि ग्रेडेड पोटेंशियल कहाँ से आता है, आइदर डेंड्राइट से आता है। डेंड्राइट में कोई फिजिकल स्टिमुलेशन हुआ या सेल बॉडी में हुआ तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्रिएट हुआ, एक बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल विद इन द न्यूरॉन, एंड फिर वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लाते लाते वो बहुत जल्दी वीक हो जाता है। तो इसी के लिए वो कम एरिया में या कम डिस्टेंस में वो इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकता है। सो दैट्स वाई ग्रेडेड पोटेंशियल दे टेंड टू वीकन क्विकली एंड दे वैरी इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द स्टिमुलस दैट प्रोड्यूस देम। नेक्स्ट इज द एक्शन पोटेंशियल. It is a rapidly moving wave of depolarization shift in electrical potential that travels along the cell membrane of a neuron. इसका क्या मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल एक रैपिडली मूविंग ऑफ डीपोलराइजेशन है. जब मैं डीपोलराइजेशन बोलती हूँ तो आपको तुरंत से समझ जाना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की बात हो रही है यहाँ पे और चार्ज की बात हो रही है. तो डीपोलराइजेशन जहाँ पे देर इज अ शिफ्ट इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में या नेगेटिव से पॉजिटिव, वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का शिफ्ट दैट ट्रैवल्स अलोंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन. तो ये भी एक्शन पोटेंशियल जो है ये भी एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रहा है, एक ही न्यूरॉन के अंदर में होता है. एंड दिस डिस्टर्बेंस इट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन विद इन द न्यूरॉन. सो ओवरऑल पैटर्न ऑफ graded potential cell body, when it exceeds the threshold, action potential is generated. तो जब graded potential cell body में एक threshold होता है, एक threshold कुछ जगह में तो वो वीकन हो जाता है और इंफॉर्मेशन शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रैवल हो सकता है, लेकिन जब थ्रेशोल्ड के पार चला जाता है ग्रेडेड पोटेंशियल का पैटर्न, तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है. और एक्शन पोटेंशियल क्या है? इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल चेंजेस दैट अकर विद इन द सेल मेम्ब्रेन. सो दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल. ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बायोकेमिकल है एंड इट अकर्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन. सो
in this action potential, some types of positively charged ions, they are briefly allowed to enter the cell membrane. जब you should remember, you should be able to remember कि मैंने आपको बताया कि जब न्यूरॉन रेस्ट में रहता है उसके अंदर हल्का सा इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है -70 मिलीवोल्ट्स का. फिर क्या होता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल में न्यूरॉन एक्टिवली पंप्स आउट द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. इसी वजह से उसमें उसके अंदर में हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता है. और जब किसी तरीके का फिजिकल स्टिमुलेशन डेंड्राइट्स या सेल बॉडी की ओर होता है तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्रिएट होता है. एंड इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द साइज, इट वैरीज इन प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टिमुलस, एंड इट इज एबल टू transmit the information or convey the information over short distances, and it tends to weaken quickly. Now जब ये graded potential it exceeds the threshold, action potential is generated, and during this action potential some types of positively charged ions are briefly allowed to enter the cell membrane. पहले जिस टाइम में रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम में जब जो चार्ज सेल मेम्ब्रेन के अंदर में नेगेटिव था उसको चेंज करके पॉजिटिव हो जाता है ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि ग्रेडेड पोटेंशियल सेल बॉडी के अंदर में थ्रेशोल्ड के पार चला गया और एक्शन पोटेंशियल अभी उस पर भारी पड़ गया और फिर वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कम टाइम के लिए अपने अंदर आने के लिए अलाउ करता है. नाउ दिस एलिमिनेट्स द स्टेज ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल में तो नेगेटिव रहता है न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन और वो पंप आउट करते हैं, एक्टिवली न्यूरॉन्स पंप आउट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो एक्शन पोटेंशियल में it eliminates the resting potential for a brief period of time, and due to that reason the interior of the cell it attains a net positive charge relative to the outside. This change in electrical potential across the cell membrane and it moves rapidly across neuron, and this disturbance is known as the action potential, and this action potential is the basic signal within our nervous system. तो action potential को हम all or none response भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा ग्रेडेड पोटेंशियल में वो आइदर जल्दी से वीकन हो जाता है या थोड़े डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करता भी है एंड इट वैरीज इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द स्टिमुलस. एक्शन पोटेंशियल में ऐसा नहीं है. एक्शन पोटेंशियल तभी होगा जब ग्रेडेड पोटेंशियल थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगा और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगा, तभी ही एक्शन पोटेंशियल होगा और सिग्नल जो है इट विल क्रिएट अ रैपिडली मूविंग वेव ऑफ डीपोलराइजेशन विल हैपन दैट ट्रैवल्स अलोंग द सेल मेम्ब्रेन. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑल और नन रेस्पॉन्स. अगर होना है तो होगा और अगर नहीं होना है तो बिल्कुल भी नहीं होगा. इसी को कहते हैं हम एक्शन पोटेंशियल. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ communication in the neuron is communication between the neurons. फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा कि कैसे एक न्यूरॉन के अंदर में कम्युनिकेशन होता है. अभी हम पढ़ेंगे कैसे दो न्यूरॉन्स के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है. इट इज नोन बाय द नेम ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. सी, व्हेन अ न्यूरॉन फायर्स, you might have heard this term that a neuron fires. So when a neuron fires, the action potential produced travels along the membrane of axon to the terminals. एक्शन पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ जहाँ पे कुछ टाइम के लिए फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव आयंस को सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने दिया, वो बेसिक सिग्नल है, वो बेसिक सिग्नल है नर्वस सिस्टम का एक्शन पोटेंशियल. उस दौरान में क्या होता है कि that action potential produced it travels along the membrane of the axon. Axon है वो long वाला structure that comes out from the cell body, and the dendrites जो long वाला है आपको समझ में आ रहा होगा, उसी long structure से वो नीचे नीचे आते आते it travels to the terminals. एक्सन टर्मिनल्स में मौजूद होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स. दीज आर दी स्ट्रक्चर्स इन द एक्सॉन टर्मिनल्स दैट कंटेन वेरियस न्यूरोट्रांसमिटर्स. What are neurotransmitters? Neurotransmitters are the chemicals released in neurons that carry information across the synapse. तो मैंने आपको बताया, जब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही थी न्यूरॉन्स का, तो मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में मोर देन 100 बिलियन मौजूद हैं. तो काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं, तो एक के बाद एक इसी स्टाइल से वो होंगे. तो जब एक न्यूरॉन ख़त्म होता है, उसका डेंड्राइट हुआ, सेल बॉडी हुआ, एक्सन हुआ, लास्ट में एक्सन टर्मिनल एंड एक्सन टर्मिनल बटन्स ख़त्म होने के बाद जब दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट होगा, वो ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर्स. तो दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है उसे हम साइनैप्स कहते हैं.
उसी साइनैप्स में साइनैप्टिक वेसिकल्स होता है और यही साइनैप्टिक वेसिकल्स में कंटेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स। न्यूरोट्रांसमिटर्स कुछ इस टाइप के केमिकल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स ऑफ कोर्स प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरॉन्स में होते हैं तो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ what is the task of these neurotransmitter? They carry information across the synapse. न्यूरोट्रांसमीटर के दो इफेक्ट हो सकते हैं, पहला है एक्साइटेटरी, दूसरा है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में एक्शन देखने को मिलेगा, इनहिबिटरी में एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हैपेंस टू द न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर दे क्रॉस द साइनैप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। तो ये हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन देख रहे हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि साइनैप्टिक वेसिकल्स में तो एक्सन टर्मिनल्स में वहाँ पर न्यूरोट्रांसमिटर्स मौजूद हैं, ठीक है, वो रिलीज हुआ, केमिकल्स रिलीज हुआ, लेकिन जब वो साइनैप्स को क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद उसका क्या होगा? साइनैप्स को क्रॉस करने के बाद साइनैप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमिटर रिलीज हुआ, केमिकल रिलीज हुआ, इंफॉर्मेशन अक्रॉस द साइनैप्स खत्म हो गया, उसके बाद का क्या? उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, पहला रीअपटेक, सेकेंड इज ब्रोकन डाउन। Reuptake में the neurotransmitters they are taken back for reuse in the axon terminal that release them. Reuptake में information transmit हो जाने के बाद through the neurotransmitter axon terminals वापस से उन chemicals को अपने अंदर ले लेते हैं ताकि वो वापस से उसे टाइम आने पर यूज कर सकें। axon terminal से ही रिलीज होता है, वो लोग वापस से neurotransmitters को अंदर ले लेते हैं। So that is reuptake. Second is broken down. Neurotransmitters are broken down by various enzymes present at the synapse, hence chemically deactivated. तो जिन न्यूरोट्रांसमिटर्स के काम खत्म हो जाते हैं वो न्यूरोट्रांसमिटर्स साइनैप्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, साइनैप्स में डन, उनका काम खत्म। उसके बाद जब वो रीयूज के काबिल नहीं रहते तब क्या होता है कि जो भी साइनैप्स के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस एंजाइम्स होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के आसपास, वो उन्हें ब्रोकन डाउन कर देते हैं एंड हेंस दे आर केमिकली डीएक्टिवेटेड, और वो यूज़ के लायक नहीं होते, वो केमिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। अब हम थोड़ा सा समझते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में कई तरीके के न्यूरोट्रांसमिटर्स दिए हुए हैं, सो आई डिसाइडेड टू इंक्लूड दिस टॉपिक एज वेल। न्यूरोट्रांसमिटर्स आर द केमिकल कीज टू द नर्वस सिस्टम। सो वंस अगेन, न्यूरोट्रांसमिटर्स क्या होता है? दीज आर द केमिकल्स रिलीज्ड इन द न्यूरॉन्स साइनैप्टिक वेसिकल्स में, जो एक्सन टर्मिनल्स होता है न्यूरॉन का, साइनैप्टिक वेसिकल्स में ये न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स होते हैं दैट कैरी इंफॉर्मेशन अक्रॉस द साइनैप्स। रिमेंबर दिस। कई तरीके के न्यूरोट्रांसमिटर्स मौजूद हैं। सबसे पहला इज एसिटिलकोलिन, इसका लोकेशन है थ्रू आउट द सीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड ऑल द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इसे हम देख सकते हैं, देख तो नहीं सकते, ये मौजूद है एसिटिलकोलिन। इसका स्पेलिंग आप अच्छी तरह से याद रखें, ये एसिटिलकोलिन इसे प्रोनाउंस करते हैं। और ये क्या करता है हमारे बॉडी में? इट इज़ इन्वॉल्व इन मसल एक्शन, लर्निंग, मेमोरी। Next is norepinephrine. It is present in neurons in the autonomic nervous system and it is involved in the control, alertness or wakefulness of an individual. Third is dopamine. Dopamine हम कई बार सुने होंगे. It is very common one. Acetylcholine is also common. Dopamine का location है region of brain called substantia nigra. रिमेंबर दिस, डोपामीन भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका लोकेशन है ब्रेन के अंदर, एक रीजन है ब्रेन के अंदर में, एक पर्टिकुलर रीजन है विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ सबस्टैंशिया नाइग्रा, उसके अंदर में डोपामीन होता है। इसका इफेक्ट्स, इट इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, अटेंशन, लर्निंग। डीजेनरेशन अगर हो जाता है ये डोपामीन का, इट लीड्स टू पार्किंसंस डिजीज एंड इफ देयर इज टू मच ऑफ द रिलीज ऑफ डोपामीन, ये स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। सो अगर इसका रिलीज कम हो रहा है तो पार्किंसंस डिजीज होगा, अगर ज़्यादा हो रहा है तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इज सेरोटोनिन। इसका लोकेशन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। इफेक्ट्स आर रेगुलेशन ऑफ द मूड, कंट्रोल ऑफ ईटिंग, स्लीप, अराउजल, रेगुलेशन ऑफ पेन एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्रीमिंग। रिमेंबर सेरोटोनिन। लास्ट वन इज
GABA, which is known by the name of gamma aminobutyric acid. इसका पूरा नाम है gamma aminobutyric acid. इसे शॉर्ट फॉर्म में GABA भी कहते हैं. इसका लोकेशन है throughout the brain and spinal cord. Effects are major inhibitory neurotransmitter in brain. इसके एबनॉर्मल लेवल के वजह से आपको स्लीप या फिर ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है. सो ये थे कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स. नेक्स्ट है एंडोर्फिन्स. एंडोर्फिन्स क्या होता है? Endorphins are naturally occurring substances that closely resemble morphine in chemical structure produced by the brain. Okay, so morphine एक chemical structure है जो कि हमारा brain produce करता है अपने आप से, लेकिन endorphins जो है ये इसे closely resemble करता है. naturally occurring substance, endorphins भी naturally occur होता है and it closely resembles the morphine in chemical structures produced by the brain. Now they seem to act as neurotransmitter. अभी हमने neurotransmitters के बारे में पढ़ा और मैं आपको समझाई कि क्यों उसे chemical keys to the nervous system कहा गया है, वो क्या करता है, वो synapse में information को कैसे convey करता है and कैसे axon terminals के द्वारा वो रिलीज होता है और केमिकल्स है ये न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट इज़ ऑल्सो नेचुरली अकरिंग. सो दीज एंडोर्फिन्स ऑल्सो दे सीम टू एक्ट लाइक द न्यूरोट्रांसमीटर एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर साइट्स वेयर इट इज स्टिमुलेटेड. नाउ रिलीज्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू पेन और विगरस एक्सरसाइज. एंडोर्फिन्स को हमारा बॉडी ही अपने आप से रिलीज़ करता है जब हम बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं या पेन में रहते हैं and it serves to intensify the positive sensations. तो ताकि हम उस पेन को सह सकें, हम विगरस एक्सरसाइज में हमारा बॉडी नॉर्मल हो सके, उसी वजह से पॉजिटिव सेंसेशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए एंडोर्फिन्स रिलीज होता है. नेक्स्ट इज ड्रग्स एंड न्यूरोट्रांसमिटर्स. ड्रग्स अफेक्ट्स आवर फीलिंग. आपको पता होगा कि ड्रग्स एडिक्ट वाले कुछ अजीब तरीके के बर्ताव करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि इट अफेक्ट्स आवर फीलिंग्स बिहेवियर बाय ऑल्टरिंग द प्रोसेस ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. सी, अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको पता नहीं चलता कि ड्रग एडिक्ट्स और जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो लोग अजीब टाइप के बर्ताव बिहेवियर क्यों करते हैं. वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका synaptic transmission जो है it is altered and that in turn alters their feelings, their behavior and everything. That's why they behave in a strange manner. Now because they are very similar enough in chemical structure to the neurotransmitter to occupy the receptor sites. So the neurotransmitter it occupy usually. ड्रग्स और न्यूरोट्रांसमिटर्स का यही एक मतलब सिमिलैरिटी है कि न्यूरोट्रांसमिटर्स भी काम करता है हमारे बॉडी को एकदम से अच्छी तरह से फंक्शन करवाने के लिए, और ड्रग्स में क्या होता है कि ड्रग्स काफ़ी सिमिलर इनफ है केमिकल स्ट्रक्चर में टू न्यूरोट्रांसमिटर. दैट्स व्हाई इट इज़ एबल टू ऑक्यूपाई द रिसेप्टर साइट, और इसी के लिए उसका इफेक्ट जो है हमारे बॉडी में हो जाता है और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में उसका ऑल्टरेशन आ जाता है और उसी वजह से फीलिंग्स और बिहेवियर भी ऑल्टर हो जाते हैं. नाउ देयर आर टू इफेक्ट्स विच ड्रग्स कैन प्रोड्यूस. फर्स्ट इज एगोनिस्ट एंड सेकेंड इज एंटागोनिस्ट. ड्रग्स लेने पर ये दो तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकते हैं. पहला है chemical substance that mimics the action of a neurotransmitter at a receptor site. तो एगोनिस्ट जो है, एगोनिस्ट जाके हमारे बॉडी के अंदर, मतलब ड्रग्स जब आप लेते हैं, किसी तरीके का ड्रग्स लेते हैं, ये एकदम ड्रग्स सिर्फ इलीगल ड्रग्स नहीं होता, कुछ ड्रग्स जो हैं मेडिकल भी यूज़ में होते हैं. सो एगोनिस्ट ड्रग्स जो होता है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट मिमिक्स द एक्शन ऑफ अ न्यूरोट्रांसमिटर एट अ रिसेप्टर साइट. मतलब अगर किसी के बॉडी में न्यूरोट्रांसमिटर कम रिलीज हो रहा है तो उन्हें दिया जाता है, उन्हें फोर्सफुली कुछ टाइप्स ऑफ ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएँ, उनका बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करे. सो दैट काइंड ऑफ ड्रग्स दे मिमिक्स द एक्शन ऑफ अ न्यूरोट्रांसमिटर एट अ रिसेप्टर साइट, और वो अच्छी तरह से अपना काम करते हैं. जो काम न्यूरोट्रांसमिटर का होता है वो काम कर लेते हैं ड्रग्स, तो उन्हें एगोनिस्ट कहते हैं. दूसरा है एंटागोनिस्ट. दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट्स द इफेक्ट नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरोट्रांसमिटर एट रिसेप्टर साइट. तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम करता है न्यूरोट्रांसमिटर को, इसी के लिए एंटागोनिस्ट इसे कहा गया है. क्योंकि
जो काम न्यूरोट्रांसमीटर ओरिजिनली अपना रिसेप्टर साइट में कर रहा था, उस चीज़ को ये बंद करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को ये इनहिबिट करता है, मतलब कि उसका काम वो करने नहीं देता, न्यूरोट्रांसमीटर को अपना काम करने नहीं देता। इसी की वजह से बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम आगे के टॉपिक्स जो भी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। And I hope you all like it. Thank you for watching, and don't forget to subscribe and share my channel with your friends. Thank you.